गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया था और उससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी। हमने कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए साथ में, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। थोड़ा थोड़ा बेसिक हमें सीखना है, बाकी तो हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बेटा एक नया टॉपिक फोर्स की बात कर लेते हैं। जनरल फोर्स की हम बात करेंगे। आपने देखो फोर्स के बारे में छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करने को हम फोर्स बोलते थे। छोटी क्लासेस में हम क्या पढ़ते थे, एक्टिविटी भी करते थे हम कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसमें हमें फोर्स लगता है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें उसको हम बोलते थे फोर्स। और एक्चुअल में जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम पुश पुल करते हैं, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है ना। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, ज्यादा भारी है, वेट उसका ज्यादा, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रखना पड़ता है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट हल्का है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमें कम रखना पड़ता है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स को डिफाइन किया था, इसलिए उसके नाम से जो है हमने फोर्स की यूनिट रख दी न्यूटन। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो न्यूटन होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो न्यूटन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। फोर्स की डेफिनेशन आपको पता है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करने को हम फोर्स बोलते हैं। अगर आपको ये इसकी यूनिट को डिफाइन करना हो तो फोर्स की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऐसा ही जो यूनिट होती है उसको हम न्यूटन बोलते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब इस न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, जैसे देखो लास्ट क्लास में आपने एक फॉर्मूला सीखा था F=ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं था, न्यूटन सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन। अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, उस पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन a होता है। ठीक है ना, या a एक्सेलरेशन से m मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब आपने उस पे F फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अप्लाइड फोर्स कितना है, F। ये आपका सेकंड लॉ नहीं है, ये सेकंड लॉ से डेराइव किया जाता है फॉर्मूला। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है वो सेकंड लॉ से हम डेराइव करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी यूनिट सोचो। आपने फोर्स की ऐसा यूनिट बोली न्यूटन, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो न्यूटन है उसको डिफाइन किया जाएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन को अपन लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का फिर डिवाइड करेंगे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन की यूनिट। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स। अगर आपके पास 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पे आपने कोई फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो उसमें एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। या मैं बोलूं 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट है, मूव कर रहा है, तो उसका मतलब उसमें 1 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। कितना फोर्स लगा हुआ है, 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फोर्स होता है उसकी यूनिट हम न्यूटन बोलते हैं और 1 न्यूटन को हम लिखते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट डाइन होती है। ठीक है ना, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट, ये तो आपकी एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट बोलते हैं अपन। अगर हम सीजीएस यूनिट, देखो हम यूनिट को 3 तरह से डिफाइन करेंगे, 3 सिस्टम में हम यूनिट देखेंगे, एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में और एफपीएस सिस्टम में। ठीक है ना, ये चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे बुक में जब आएंगे। तो जब सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में लेंथ को या जो डिस्टेंस होती है उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर लेंथ को आपने सेंटीमीटर में मेजर किया हुआ है, मास को आपने ग्राम में मेजर किया हुआ है, टाइम को सेकंड में, तो ये आपकी सीजीएस यूनिट होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है उसकी सीजीएस यूनिट डाइन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है बेटा, डाइन। ये डाइन कोई वैसे वाले डाइन नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम था डाइन। ठीक है ना, जैसे न्यूटन था वैसे डाइन भी एक साइंटिस्ट का नाम था। जैसे न्यूटन था वैसे डाइन भी एक साइंटिस्ट का नाम था। अगर सीजीएस में मैं इसको डिफाइन करूं तो 1 डाइन जो है वो किसके इक्वल हुई,
1 किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में ग्राम कितना हो बेटा? 1000 ग्राम। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर मल्टीप्लाई कर लो, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। सीजीएस में सेकंड ही होता है टाइम में। तो 1 टाइम जो है वो किसके इक्वल आया? 1000 मल्टीप्लाई 100 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट है उसी को डाइन बोला है। तो 1 डाइन जो है, सॉरी 1 डाइन ही 1 न्यूटन जो फोर्स है उसको इसके बराबर लिखते हैं। 1 न्यूटन जो फोर्स होता है वो इतना हुआ सीजीएस में। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो डाइन ने डिफाइन किया था। तो एक रिलेशन आ गया कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन फोर्स 10 टू द पावर 5 डाइन फोर्स के इक्वल होता है। ये चीज क्लियर हो गई? 1 न्यूटन को हम अगर सीजीएस में कन्वर्ट करें, 1 न्यूटन फोर्स को अगर हम सीजीएस यूनिट में लिखना चाहें तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और टाइम तो सेकंड में ही है तो वो सेकंड में ही रहेगा। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। फिर अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आई और इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन क्या बोल देते हैं? डाइन। देन 1 न्यूटन फोर्स जो है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल हो गया। 1 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल हुआ बेटा? 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल। ठीक है, ये रिलेशन आ गया एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में। फोर्स की जो यूनिट होती है वो एमकेएस सिस्टम में हम न्यूटन बोलते हैं और सीजीएस सिस्टम में डाइन, और ये इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, तो फोर्स की जो बेसिक चीज थी वो आपको क्लियर होगी कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करने को हम फोर्स बोलते हैं। किस पुश करना या पुल करने में हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो उसको हम फोर्स बोल देते हैं। इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट डाइन होती है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? डाइन भी एक साइंटिस्ट का नाम होता है तो उसके नाम से सीजीएस यूनिट देते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स बेटा। थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो हम 2 टाइप के फोर्स की बात करेंगे। हमारे पास अगर फोर्सेस की बात करें तो 2 टाइप के फोर्स होते हैं बेटा। एक होता है नॉन टचिंग फोर्स और एक होता है टचिंग फोर्स। ठीक है ना? जनरल हम बात करें 2 टाइप की। नॉन टचिंग फोर्स जिसमें बिना टच करे फोर्स लगता हो, इस टाइप के फोर्स जिनमें बिना टच करे फोर्स लगता है उन्हें बोलते हैं नॉन टचिंग फोर्स। और दूसरा टचिंग फोर्स जिसमें हमें वो टच करना पड़ता हो, किसी ऑब्जेक्ट को हमें टच करना पड़ता हो, उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उन्हें बोलते हैं टचिंग फोर्स। अब नॉन टचिंग फोर्स भी कुछ टाइप्स, इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। जैसे देखो जनरल बात करें हम 11th क्लास में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस पे फ्री छोड़ते हैं या अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ जो है वो एक फोर्स लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जो हमें दिखता नहीं, तो वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अपने एक यूनिट है पूरी, हम पूरा डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में केवल इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ करता था, तो ज्यादा लेंथी नहीं था। 9th क्लास में तो छोटा सा टॉपिक ही था। अब जब हम 11th क्लास में पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारा पढ़ोगे। ठीक है, तो पूरा देखेंगे हम बाद में, अभी केवल बेसिक सीखेंगे। दूसरा जो है 2 चार्जेस के बीच फोर्स, आपने 10th क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, चार्ज की बात करी थी हमने। इसकी बात करी थी बेटा चार्ज की। तो जो चार्जेज होते हैं स्टैटिक चार्जेस, 2 चार्जेज अगर मैं कुछ डिस्टेंस पर रखता हूं तो उनके बीच में फोर्स लगता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 12th क्लास में जो है 12th क्लास में ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, ठीक है ना, वो पूरा पढ़ोगे। मतलब उसमें हम चार्जेस के डिफरेंट कंडीशन में चैप्टर करेंगे। पहली कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, शुरू के 5-6 चैप्टर। जब हमारा चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है तो हम उस केस में मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। और जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे बेटा। जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा तो हम उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो 12th क्लास का जो ऑलमोस्ट सिलेबस है ना 50% से ज्यादा, 10-10.5 चैप्टर तो हम चार्ज की स्टडी करते हैं। 10-10.5 चैप्टर में हम चार्ज की स्टडी करते हैं, जिसमें एक फोर्स ये भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात भी करते हैं स्टार्टिंग में, जिसको हम कूलम फोर्स के नाम से जानेंगे, कूलम फोर्स।
ठीक है, तो ये फोर्स भी आपको नहीं दिखने वाला फोर्स है। दो चार्ज, हम चार्ज ही नहीं देख पाते तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो कैसे देख पाएंगे? अगर हम चार्ज को देख ही नहीं पाएंगे तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो हम कैसे देख पाएंगे? तो ये जो फोर्स है वो भी आपका एक नॉन टचिंग फोर्स हुआ। ये जो फोर्स हुआ वो भी आपका कौन सा फोर्स हुआ बेटा? नॉन टचिंग फोर्स, जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है ना, ये वाला फोर्स भी हमें दिखता नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, आप देखते हैं कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट अब वो फोर्स हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा टाइप बात करें हम मैग्नेटिक फोर्स की। तीसरा जो टाइप है वो कौन सा हुआ बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। जनरल दो मैग्नेट के बीच आपने फोर्स देखा होगा। आप दो मैग्नेट लेते हो, ठीक है, ये मैग्नेट लिया, मैग्नेटिक मटेरियल लिया, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आयरन वगैरह, तो उनके बीच फोर्स लगता है जो हमें दिखता नहीं है। देखो दो मैग्नेट है, ठीक है ना, और दोनों मैग्नेट को अगर मैं पास में लाता हूँ, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास में लाऊंगा तो उनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। वो तुरंत क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी पास लाते हैं। हम जैसे पास में लाएंगे चिपक जाते हैं। और अगर दोनों सेम पोल हुए, नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल या साउथ साउथ हुए, तो रिपल्शन, मतलब उसमें क्या होगा? वो चिपकते नहीं है, वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट के बीच लगता है, ठीक है ना। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे 12th क्लास में, इस फोर्स की भी बात होगी। एक आपने देखो न्यूक्लियर फोर्स की भी बात करी होगी। न्यूक्लियर फोर्स, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, और जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के बीच, ये आपने ज्यादा नहीं, केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ोगे, अपने थोड़ा सा 12th क्लास में है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये वाला हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, और ये अपने 11th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 11th क्लास में, ये अपने ज्यादा कोर्स में नहीं है। ये तीनों फोर्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसका रिलेशन इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। तो जब हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होगा। तो ये चार जो हमने टाइप्स लिखे हैं वो नॉन टचिंग फोर्स के लिखे हैं, जिसमें केवल हम 11th क्लास में इस वाले फोर्स को डिस्कस करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा अभी भी आज के लेक्चर में भी थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स बताऊंगा, क्योंकि अपन 9th क्लास वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना, बेसिक डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब आप देखो टचिंग फोर्स, जिसमें हमें टच करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, वो सब टचिंग फोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें टचिंग फोर्स की, तो फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसमें दो सरफेसेस टच करती हैं। जैसे अपन चलते हैं, अर्थ की सरफेस पे मूव करते हैं, तो अर्थ की सरफेस पे हमारे जो पैर है वो टच करते हैं, तो पैरों के बीच और अर्थ की सरफेस के बीच जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स हुआ बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। एक तो ये हुआ। दूसरा फोर्स की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को बांध के और ऐसे लटकाते हैं या खींचते हैं हम स्ट्रिंग को ऐसे, तो उसमें लगता है टेंशन फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन फोर्स। तो ये भी आपका टचिंग फोर्स हुआ। ये भी आपका कौन सा फोर्स हुआ? टचिंग फोर्स। इसमें भी आपको टच करना पड़ रहा है। स्ट्रिंग को आप खींच रहे हो ऐसे दोनों तरफ, तो आपको स्ट्रिंग को खींच रहे हो तो आपने टच किया ना, तो इस केस में जो फोर्स हुआ वो कौन सा फोर्स हुआ? उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। एक आप पढ़ोगे नॉर्मल फोर्स, एक पढ़ोगे आप नॉर्मल फोर्स। ये भी आपको 11th क्लास में डिस्कस करना होगा कि नॉर्मल फोर्स से हम ऐसा चेक करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है। क्यों रहता है रेस्ट में? क्योंकि जितना वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाता है किसी सरफेस पे, उतना ही वो सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाती है। नहीं, वो सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। तो ये फोर्स भी टचिंग फोर्स हुआ, ठीक है। तो टचिंग नॉन टचिंग आपके दिमाग में फिट हो गया बेटा कि जिसमें टच करना पड़ता है उसे हम टचिंग फोर्स, जिसमें हम ऑलमोस्ट 3 टाइप के फोर्स पढ़ेंगे। ये तीनों फोर्स हम 11th क्लास में एनएलएम में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। और ये वाले जो फोर्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इन चारों में हमें ये फोर्स जो है वो दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन टचिंग फोर्स बोल देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 9th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और मैं चाहूँ तो इन सबको एक साथ रिलेट भी कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर मैं इनको एक साथ देखूं तो कैसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखो बहुत आसान होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स
दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेज कुछ भी ले लो, कैपिटल एम स्मॉल एम या m1 m2 कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उससे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो पहला हमारा यही है, और ये 9th क्लास में भी था, आपने पढ़ा है पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्शन के साथ पढ़ सकते हैं। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास कैपिटल है और दूसरा ऑब्जेक्ट इससे स्मॉल r या स्मॉल d डिस्टेंस पे रखा है जिसका मास स्मॉल m है। स्मॉल m कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? r डिस्टेंस पे। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। दो मासेस या दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस कैपिटल m स्मॉल m, बीच के डिस्टेंस स्मॉल r, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जो हमें दिखता नहीं है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूटन ने डिफाइन किया कि अगर दो बॉडीज को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उन बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेज या प्रोडक्ट ऑफ मासेज। न्यूटन ने बताया या न्यूटन ने डिफाइन किया कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेज कैपिटल एम स्मॉल एम और वो कुछ डिस्टेंस लाइक स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हों, तो उनके बीच एक फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। एंड एक स्टेटमेंट तो ये दिया उसने, दूसरे स्टेटमेंट में उसने बोला कि ये जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है? उसने बोला F is inversely proportional to r square. F is inversely proportional to small r square. उसने बोला कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऑब्जेक्ट पास पास हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ऑब्जेक्ट दूर दूर है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने दो स्टेटमेंट दिए न्यूटन ने। पहला स्टेटमेंट था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेज। सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो निकल के आया F प्रोपोर्शनल टू m स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। F is proportional to capital M small m upon r square। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो जनरल हम एक कांस्टेंट लेते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है कैपिटल G। तो कैपिटल G स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फार्मूला आ गया बेटा, वेयर कैपिटल M क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, स्मॉल m मास ऑफ सेकंड बॉडी, स्मॉल r दोनों के बीच का डिस्टेंस, और कैपिटल G है ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपके पास ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट हो चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हो चाहे बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हो, मासेस पे डिपेंडेंट करते हैं। कैपिटल G है, उसको बोला यूनिवर्सल, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वैल्यू फिक्स होती है, चाहे आप ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा लो, कैसा ही लो, कुछ भी लो, कहीं भी लो ऑब्जेक्ट, या आपकी सरफेस के बाहर लो, आपकी सरफेस पे लो, कहीं भी आप बात करो, कैपिटल G हमेशा आपका कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू जो है वो होगी 6.67 10 to the power minus 11। 6.67 10 to the power minus 11 ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे इसकी यूनिट पूछूं तो आप यूनिट यहां से निकाल सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके G का फार्मूला चेक करो क्या है। कैपिटल G का फार्मूला जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Fr स्क्वायर ऊपर आ गया अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। तो F की यूनिट हो गई न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन कैपिटल मास 2 टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m मतलब किलोग्राम स्क्वायर, 2 बार है ना तो स्क्वायर लग जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैपिटल G की यूनिट होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G। एंड ये आपका क्या हुआ बेटा? ये जो है उसकी वैल्यू हो गई कैपिटल G की।
तो आपने देखो 9th क्लास में कुछ ऐसा ही सीखा था कि अगर कोई m मास का दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेज कैपिटल एम स्मॉल आर डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच जो फोर्स के मैग्नीट्यूड होते हैं वो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, दोनों को कंबाइन करने से ये इक्वेशन बनती है। उसके बाद में प्रोपोर्शनल साइन हटाता तो हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है जिसकी वैल्यू ये होगी, और उसके बाद में हमने कैपिटल जी की वैल्यू और उसकी यूनिट लिखी है। ठीक है ना, बहुत आसान है बेटा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इससे न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं तो आपने 9th क्लास में छोटे छोटे न्यूमेरिकल ऐसे डिस्कस किए होंगे कि एक का मास इतना ऑब्जेक्ट दूसरे मास का ऑब्जेक्ट का इतना कुछ डिस्टेंस पर रखे उनके बीच फोर्स। तो मैं एक जनरल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाता हूं इस पे बेस, इस फार्मूला पे बेस जनरल न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। कैपिटल जी आपके पास फिक्स होता है। देखो आपके पास दो बॉडीज हैं जिनके मासेज कुछ अलग अलग है। मान लो एक बॉडी यह है, इसका मास गिवन है 2 kg, दूसरी बॉडी स्मॉल है जिसका मास है, इसको ज्यादा ले लो भाई 10 kg मान लो, इसको 5 kg मान लो, कुछ भी मान लो, और दोनों 20 या 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। कितने डिस्टेंस पे रखी है? तो देखो हमने 9th क्लास में जो सीखा था उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन किया होगा, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे ही लग रहा है। ये वाला जो फोर्स हम लिखते हैं ना कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे लगाती है। मतलब ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, मतलब दोनों इक्वल फोर्स लगाती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स होता है ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला था F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल में गिवन होगी 6.67 10⁻⁻11, ये वैल्यू फिक्स है। कैपिटल M आपके पास 10 kg, स्मॉल m आपके पास 5 kg, स्मॉल r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्या 10 सेंटीमीटर ही रखूं या कुछ और लिखूं, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करो तो बेटा सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि जो हमारी वैल्यूज गिवन है वो एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट है या अलग अलग है। तो आप ध्यान से देखो, मास तो किलोग्राम में और लेंथ जो बीच के डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में। इसका मतलब या तो आप एक काम करो कि पूरी जो वैल्यूज है उनको सीजीएस में रखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में रखो, या सबको एमकेएस में रखो। तो जनरली 99% में बता दूं बेटा, जब भी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो 99% केसेस में हम एमकेएस सिस्टम में रखते हैं। जो भी वैल्यूज हमारी गिवन होती हैं उन सबको हम किस में रखते हैं बेटा, एमकेएस सिस्टम में। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो मासेज आपके किलोग्राम में गिवन है मतलब एमकेएस में है, बीच की डिस्टेंस सीजीएस में, तो हम इस डिस्टेंस को ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। तो ध्यान से देखो बेटा, जब आप ये कन्वर्जन करो ना तो बहुत स्पीड से मत करना, थोड़ा सोच समझ के करना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, ये सब जानते हैं। अब कई बार क्या करना होता है कि जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, हमने मीटर में सेंटीमीटर लिखा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है। तो इस 100 को मैं अपॉन में लेता हूं तो 1/100 मीटर होता है, या 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो कई बार क्या करना होता है कि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब भी बच्चे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब भी 100 से, मतलब एक ही दिमाग में रहता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है 1000 से ग्राम मल्टीप्लाई करते हैं, बट ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का डिवाइड करना होता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, अरे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ग्राम को किलोग्राम में बदलो तब भी वही करते हैं, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तब भी वही करते हैं। ऐसे मीटर सेंटीमीटर में भी आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 का डिवाइड होता है, और जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते रहो, अपना आंसर ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि जो r है वो 10 सेंटीमीटर है, r की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। मैं अगर आपसे पूछूं मीटर में कितना होगा तो आप लिखोगे 10/100, इसमें 100 का डिवाइड करना होता है। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड करना होता है, एक जीरो कट गया। 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर। अब r की जगह आप 0.1 मीटर पुट कर दो, r की जगह क्या पुट कर लो, 0.1 मीटर, और सारी वैल्यूज आपको गिवन है। g की वैल्यू 6.67 10⁻11 इनटू कैपिटल M आपका 10 kg, स्मॉल m आपका 5 kg अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। अगर ये सारी वैल्यू सीजीएस में गिवन होती तो ये आंसर आता डाइन में। सारी वैल्यूज जो है वो सीजीएस में गिवन होती तो आंसर किस में आता, डाइन में।
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत इजी होता है। m इक्वल्स टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 और ये 10 कितना रह गया 10 टू द पावर माइनस 10 इनटू 5 अपॉन 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। जब आप ये 0.1 यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35 3 6 5 जा 30 और 3 35 सॉरी 33 6 5 जा 30 और 33। ये वैल्यू आ गई 33.35 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन या 3.35 335 10 टू द पावर माइनस 8 कम और कर दो 7 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स आया वो इतना है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। कैलकुलेशन और चेक कर लेना बेटा, कोई दिक्कत हो तो देख लेना। ये आंसर है। मतलब ये फोर्स जो है बहुत कम है, -8 बहुत छोटी वैल्यू होती है। -8 जो है बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट बहुत छोटे तो आपने को ये फोर्स इसलिए फील नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है। इसकी वैल्यू जो है बहुत छोटी होती है। अगर हम जनरल बात करें कि अर्थ और सन के बीच या सन और मून के बीच या अर्थ और मून के बीच ये बड़ी जो बॉडीज हैं एस्ट्रोनॉलॉजिकल बॉडीज हैं, इनके बीच भी फोर्स लगता है, इनके बीच भी फोर्स लगता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो टिके हुए हैं वहां पे। ऐसा थोड़ी है कि चांद जो है मून है वो कहीं रखा हुआ है, अर्थ जो है वो कहीं रखी हुई है। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब अपने उसमें ऑर्बिट के अंदर रुकी हुई है, ठीक है ना। वहां पे अपनी मूव करती रहती है, जो भी है वो सिस्टम देखेंगे। तो ये आपने एक जनरल क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपसे एक जनरल चीज पूछूं कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच की बात करें तो ये जो फोर्स लगता है वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच लगाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स पहला ऑब्जेक्ट पे लगाता है। इसका मतलब ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं। जैसे मान लो कि m मास का कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट ये स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल है। मैं आपसे पूछूं कि भैया डिस्टेंस स्मॉल r है तो कैपिटल M इस पे फोर्स लगा रहा है और स्मॉल m इस पे फोर्स लगा रहा है सेम मैग्नीट्यूड का। तो कैपिटल M जब इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल M को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, और स्मॉल m को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैं इसको 1 बॉडी मान लो, इसको 2 बॉडी मान लूं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैलकुलेट करूंगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। F12 की डायरेक्शन इधर होगी, F12 की डायरेक्शन किधर होगी बेटा इस तरफ। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैलकुलेट करूंगा तो 1 इस बार 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको लिखा जाएगा F21 वेक्टर। क्या दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है? F12 F21 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, ठीक है। अभी अपना ने वेक्टर स्टार्ट नहीं किया बेटा, जब मैं वेक्टर बताऊंगा तो इसे हम बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उस केस में जो वेक्टर होते हैं उनको हम ऑपोजिट वेक्टर बोलते हैं, तब माइनस साइन आता है। F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो उसको भी फॉलो करता है, उसको भी फॉलो करता है। बट एक कंडीशन है इसमें कि ये जो फोर्सेस लगते हैं उसके लिए कंडीशन है कि दोनों फोर्सेस, यहाँ फोर्सेस की बात करें तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो लाइन ज्वाइन है उसके अक्रॉस ही लगता है। ऐसा नहीं है कि 1 पर 2 ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और 2 पर 1 ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मतलब ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कंडीशन है कि ये ऐसा कभी नहीं होगा कि कैपिटल M पे स्मॉल m ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कैपिटल M ने स्मॉल m पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड सॉरी एनालॉग जो थर्ड है आपका, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है उसमें तो ऐसा होता है कि इस पर फोर्स इधर तो दूसरे वाले में फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम, तो ये थर्ड लॉ तो है, थर्ड लॉ ऐसा हो सकता है। बट इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनको मिलाने वाली लाइन के अक्रॉस ही लगता है। ये फोर्स इस तरह से नहीं लगेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस चीज को फॉलो नहीं करेगा।
न्यूटन्स लॉ जो है वो इसको फॉलो कर सकता है, इसको भी फॉलो कर सकता है, दोनों में होगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यही कंडीशन होगी कि जो फोर्स लगता है वो दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के क्रॉस ही लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म हम और अच्छे से करेंगे, हम और डिटेल से पढ़ेंगे, पर जब पढ़ेंगे जब हम वेक्टर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद हम वेक्टर पे आएंगे बेटा, कुछ टाइम के बाद हम वेक्टर पे भी आएंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम तो बेसिक 9th क्लास वाला थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता चले कि एक्चुअल में फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, फिजिक्स में अपने को पढ़ना क्या है, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। 9th क्लास में आपने ग्रेविटी की बात करी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भाई, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसकी वैल्यू क्या होती है? ये फिक्स होती है, ये बार बार आप डिस्कस करते हो, तो इसको ध्यान से देखो कि मान लो ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम अर्थ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि अर्थ के सरफेस के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी, अर्थ का मास कैपिटल है। मैं बोलूं कि इसकी सरफेस पे या इसकी सरफेस के आसपास स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके स्मॉल आर मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ। आपको ध्यान देखना, ध्यान से समझना है। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। स्मॉल r क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल m पे ये अर्थ कितना फोर्स लगा रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, विद डायरेक्शन हम उसको लिखें, तो आप सोच के देखो कि जो स्मॉल m है उसको कैपिटल M जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मैंने उस फोर्स को लिखा F वेक्टर। अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, F के मैग्नीट्यूड की, तो वो कितना होगा बेटा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इन क्लास में कुछ ऐसा डिस्कस किया होगा आपने। तो ये तो फोर्स लगा स्मॉल m पे। अब न्यूटन सेकंड लॉ से हमने एक फार्मूला डेराइव किया था, सिंस F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू स्मॉल ma, ये पढ़ा था। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की बात करनी है जिसका मास स्मॉल m, इसका एक्सेलरेशन स्मॉल a, फोर्स कैपिटल A, और ये जो एक्सेलरेशन स्मॉल a है उसको हम g से डिनोट कर देते हैं। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? g से। तो मैं उसको g भी लिख सकता हूँ। अब मुझे तो g फाइंड आउट करना है ना, तो g का फॉर्मूला हो गया कैपिटल F अपॉन स्मॉल m। कैपिटल F का फॉर्मूला ये है, इसमें स्मॉल m का डिवाइड करना है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, वैल्यू आपके पास आई g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट किया, जिसके वैल्यू आपके पास आई g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। वेयर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल r जो है वो कितने डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज हम अर्थ की रेडियस को कैपिटल R ले लें जो कि 6400 किलोमीटर फिक्स होती है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ होती है। अगर मैं वो वैल्यू अर्थ की सरफेस पे बात करूं, अर्थ की सरफेस पे क्या होगा? एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ g की वैल्यू हो जाएगी g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r की जगह क्या पुट कर लेंगे? स्मॉल r की जगह क्या पुट कर देंगे? कैपिटल R। तो ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, r हमें पता है। जब हम ये सारे वैल्यूज यहां पुट करके स्मॉल g को सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। On the surface of Earth, acceleration due to gravity is always constant, और वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। तो सरफेस ऑफ अर्थ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ऐसे जैसे हम मून पे कैलकुलेट करते हैं तो मून की जो है ना वो साइज, मतलब उसकी जो रेडियस है वो कम है, उसका मास कम है।
अगर मैं मून के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉल्व करता हूँ तो उसकी वैल्यू 1/6 ऑफ अर्थ आती है, मतलब इसमें 6 का डिवाइड कर लो, इसमें 6 का डिवाइड कर लो, ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.38 ऑलमोस्ट इतनी आती है। तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से कम होता है, ठीक है ना, तभी हम ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, या हम बोलते हैं गैसेस नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे गैसेस नहीं है, क्यों नहीं रुकती, उसका रीजन भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो यही है कि वहाँ ग्रेविटी कम है, उन सबका रीजन क्या है बेटा, कि ग्रेविटी कम है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया फोर्स में सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट 10th क्लास में, तो हम 11th क्लास में एक और फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। थोड़ा सा मैं नॉर्मल फोर्स और डिस्कस करूंगा, और नहीं तो फिर हम कुछ नया टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।